नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य जानकारी। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। आदिकाल में एक ओर जहाँ कवियों द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर काव्य रचे जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सिद्धों, नाथों और जैनों के द्वारा भक्तिपरक काव्य भी रचे जा रहे थे। हालांकि इस युग की प्रामाणिकता संदिग्ध है, परंतु संदिग्ध होते हुए भी इसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषा में और गद्य पद्य दोनों रूपों में रचना की प्रधानता इस युग में मिलती है। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। वीर रस की प्रधानता। वीर रस से युक्त रचनाएं इस युग में सर्वाधिक लिखी गई हैं। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। इस काल के लेखक राजा के आश्रित थे, इसलिए उन्हें कई बार ना चाहते हुए भी राजा की वीरता व महानता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित करना पड़ता था, जिससे राजा प्रसन्न होकर उन्हें प्रोत्साहन राशि देते थे। युद्ध वर्णन में सजीवता। वीर रस से युक्त रचनाएं इस युग में सर्वाधिक लिखी गई हैं। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। इस काल के लेखक राजा के आश्रित थे, इसलिए उन्हें कई बार ना चाहते हुए भी राजा की वीरता व महानता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित करना पड़ता था, जिससे राजा प्रसन्न होकर उन्हें प्रोत्साहन राशि देते थे। तीसरी विशेषता है प्रामाणिकता का अभाव। आदिकाल के अधिकांश रासों काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो, जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है, वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। अगली विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्यों में उपलब्ध होता है, वह इतिहास सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है, उससे ये ग्रंथ मेल नहीं खाते। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। अगली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। इस युग में कई युद्ध सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के उद्देश्य से लड़े जाते थे, अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश इन काव्य ग्रंथों में होना स्वाभाविक है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं व सामंतों के आश्रय में रहते थे। उनको आश्रय तभी प्राप्त होता था जब वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। ये रचयिता चारण कहे जाते थे, जो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। अगली विशेषता है राष्ट्रीय एकता का अभाव। आदिकाल में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। यही कारण है कि इस काल में वीरता का वर्णन तो बार बार हुआ है, परंतु उस वर्णन में स्वदेश अभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। इस काल में प्रजा अपने राजा के अधिकार क्षेत्र को ही देश मानती थी और उसके प्रति अपनी पूरी आस्था और निष्ठा रखती थी। साथ ही पड़ोसी राज्य को वे शत्रु राष्ट्र समझते थे। अतः इस युग में संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। अगली विशेषता है अतिशय कल्पना बोध।
इस युग के चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान होती थी। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, पर इनमें इतिहास नाम मात्र का ही है। इन कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। विविध छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग। इस युग के ग्रंथों में छंदों की विविधता स्पष्ट परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है, न पूर्ववर्ती साहित्य में। दोहा, गाथा, पद्दरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलियाँ आदि इस युग के प्रचलित छंद हैं। इस युग की रचनाओं में अतिशयोक्ति अलंकार का बहुधा प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का चित्रण भी इन काव्य ग्रंथों में मिलता है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग बहुधा कई जगह हुआ है। भाषा शैली। इस काल के साहित्य में हमें मूल रूप से अपभ्रंश, डिंगल पिंगल, मैथिली और खड़ी बोली 4 भाषाओं के प्रयोग दिखते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।